स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है फंडामेंटल राइट्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन 6 मौलिक अधिकार हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 तरह के हमारे पास राइट है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था प्रेम्बल और पढ़ा था पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? यूनियन और टेरिटरी के बारे में। और पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में क्या पढ़ा? सिटीजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 किसके बारे में बताता है? पार्ट 3 बताता है हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 3 क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का है पार्ट 3 में आर्टिकल्स। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 है, इसको किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा का मतलब एक यूके, मैग्ना कार्टा यूके में मैग्ना कार्टा ऑफ यूके क्या था? एक द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, यूके में एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखा था किसके रिलेटेड? फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। इसीलिए उसको मैग्ना कार्टा बोलते थे। ठीक है, इसलिए जो हमारा पार्ट 3, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने बोरो कहाँ से किए हैं? ये इंस्पायर कहाँ से हुए हैं? बोरो कहाँ से किए हैं? ये किए यूएसए से। यूएसए से इसको बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब देखो फंडामेंटल आर टर्म एज कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल क्या किस नाम से जानते हैं? कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं फंडामेंटल राइट को। ठीक है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब पढ़ते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो अदर राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो जो अदर राइट है ना, ये क्या चेंज हो सकते हैं ईजिली बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस लॉ मेकिंग। कोई भी लॉ मेक करके, लॉ बना के ऑर्डिनरी राइट्स क्या होते हैं? चेंज। अदर राइट्स क्या होते हैं? चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पर जो फंडामेंटल राइट है, अगर इसको चेंज करना है तो आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल्स के थ्रू? 360 आर्टिकल के थ्रू हमको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, भी अमेंडमेंट कैसे होती है। पर अगर हमको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो बहुत मुश्किल होता है। 368 आर्टिकल का यूज़ करके अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। ठीक है, जो अदर राइट्स है इसको सिर्फ लॉ मेकिंग करके हम चेंज कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलो, फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट वेरी लिमिटेड। ये छोड़ दो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। नॉन गवर्नमेंट कैन एक्ट, ये भी छोड़ दो। ठीक है, चलो ये एक चीज़ और पढ़ लो। जब एमरजेंसी लग जाए ना, एमरजेंसी जब मार्शल लॉ लग जाए, नेशनल एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए ना, तो हमारे कुछ आर्टिकल, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमसे छिन जाते हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं जब नेशनल एमरजेंसी और मार्शल लॉ लग जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल वाइज। ठीक है, देखो ओरिजिनली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है? 7 फंडामेंटल राइट्स है। अब कितने रह गए हैं? वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं प्रेजेंट। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको रिमूव कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी कितना आर्टिकल था? आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया और आर्टिकल 91F को रिमूव कर दिया। ठीक है, और पार्ट 3 से रिमूव करके इसको कहाँ पे डाल दिया? पार्ट 12 में। ठीक है, अब इसको लीगल राइट बना दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में डाल दिया। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आर्टिकल 300A किसके रिगार्डिंग है? राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। ठीक है, पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था। ठीक है, पार्ट 3 में से रिमूव कर दिया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया था। उस टाइम पे पीएम कौन थे? उस टाइम पे पीएम थे पीएम मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस टाइम पे पीएम थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में डाल दिया था। समझ गए यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बताता है हमको? आर्टिकल 12 बताता है हमको डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। भी स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टेट का मतलब है यहाँ पे इंडिया स्टेट का मतलब। ठीक है, अब स्टेट में क्या क्या होता है वो बताना है। ठीक है, स्टेट में डेफिनेशन बताई हुई है। इन्होंने बताया स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगी, गवर्नमेंट बॉडीज होंगी, अदर लोकल अथॉरिटीज़ होंगी। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि LIC, RBI। ठीक है, ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं ये भी किसके अंदर आएंगी? स्टेट के अंदर आएंगी। ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन किस में दी हुई है? आर्टिकल 12 के अंदर दी हुई है। समझ गए यहाँ तक? चलो अब इसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है अगर कोई भी लॉ, एनी लॉ जो कॉन्ट्रोवर्शियल है फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? हमारे
जो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोवर्शियल है, जो क्या कर रहा है, इसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है, जो इसके विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, वो क्या डिक्लेयर हो जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा उसको सुप्रीम कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, उस आर्टिकल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके उस लॉ को जो फंडामेंटल राइट के क्या जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है। समझ गए ये चीज़। चलो, ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करना तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही लानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं होता है, वो तो अमेंड कर सकते हैं हम, आर्टिकल अमेंडमेंट करके हम कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, कोई लॉ ला के नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, एक केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें क्या बताया था, जिसमें ये बताया था अगर कोई भी आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है ना बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, नल एंड वॉइड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये जो जज सुप्रीम कोर्ट है ना खुद डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ भी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में ये आएगा भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं है भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, ये केशवानंद भारती केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। चलो, ये आर्टिकल 12 और 13 पता लग गया आपको। अब पढ़ते हैं हम सारे राइट्स के बारे में। आर्टिकल 14 से हमारे राइट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, थोड़ा पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो हमारा आर्टिकल है, ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है हमारा, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद 23 से 24 तक क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है 25 से 28 तक, वो क्या है, राइट फ्रीडम रिलीजन, ठीक है। उसके बाद जो है 29 से 30 तक ये क्या है, एजुकेशनल राइट, ठीक है। उसके बाद 31 तो हमारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया ना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। जो 32nd हमारा आर्टिकल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़ के ऊपर है, ठीक है। इन सब के अंदर हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट और कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। राइट टू इक्वालिटी बताता है, ये क्या बताता है, इसको रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। रूल ऑफ लॉ किसने क्या था, इसको A.V. डाइसी ने इसको रूल ऑफ लॉ बोला था, किसको, राइट टू इक्वालिटी के, ठीक है। इस ये बोलता है सब क्या है, एक मात्र है लॉ के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब एक मात्र है लॉ के सामने, ये बोलता है आर्टिकल 14, ठीक है। अगर किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी ना, जैसे अंबानी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो भी उसको भी फाइन भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि अंबानी से छूट जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कोई नॉर्मल अगर हम ऑर्डिनरी बंदे ने रेड लाइट क्रॉस कर, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक बंदा लॉ के सामने क्या है, बराबर है, ठीक है। पर इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। क्या है इसमें, जैसे प्रेसिडेंट, MLA, MPs, गवर्नर, फॉरेन डिग्नेटरीज कैन नॉट बी अरेस्ट इन सिविल मैटर। सिविल मैटर में इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, किनको, MLA, MPs, गवर्नर, फॉरेन डिग्नेटरीज और प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब आप कहोगे पर अरविंद केजरीवाल को तो अरेस्ट कर लिया था, वो तो MLA था, उसको अरेस्ट कर लिया था, पर वो सिविल मैटर नहीं था, वो कौन से मैटर में अरेस्ट कर दिया, क्रिमिनल मैटर में अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल मैटर था, इसलिए अरविंद केजरीवाल को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। क्रिमिनल मैटर में कर सकते हैं, सिविल मैटर में नहीं कर सकते, ठीक है। पर प्रेसिडेंट को हम क्रिमिनल मैटर में भी अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट को क्रिमिनल मैटर में अरेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट किसी का मर्डर भी कर दें तो भी इसको अरेस्ट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, इक्वालिटी टू स्टेटस, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 किसके बारे में बताता है, इक्वल स्टेटस, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। भी कोई भी बंदा रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कोई भी बंदा आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। कोई बंदा रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई भी रिलीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है, सबको इक्वालिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबको इक्वालिटी मिलेगी, चाहे रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कोई भी कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी किसी को। जैसे सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली, तो इसको कोई भी भर सकता है, चाहे पंजाब का बंदा हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो,
ठीक है, कि कहीं का भी बंदा हो वो इस जॉब को भर सकता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक एक्सपेक्टेशन है, क्या है, एक इसमें कैच है, क्या 16 क्लोज 4 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, प्रोमोशन रिजर्वेशन। ठीक है, पर इसमें रिजर्वेशन दे सकते हैं जॉब के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पर रिजर्वेशन दे सकते हैं इन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं ये वॉयलेट नहीं कर रहा हमारा राइट टू इक्वालिटी को, समझ गए? रिजर्वेशन दे सकते हैं, जैसे SC STs होते हैं ना, OBCs होते हैं, ऐसे रिजर्वेशन दे सकते हैं, पर हम रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, 16 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, अब कुछ कमीशन से बैठे थे। ठीक है, वो भी आपको याद करने हैं। सबसे पहला जो कमीशन था वो है केलकर कमीशन। केलकर कमीशन का बैठा 1953 में बैठा था। 1953 में बैठा है केलकर कमीशन। ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था। ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था, जिसके चेयरमैन कौन थे, काका केलकर। काका केलकर थे इसके चेयरमैन। ठीक है, BC के लिए बैठा था, BC को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए कि नहीं। फिर उसके बाद अगला कमीशन बैठा मंडल कमीशन। ये कब बैठा, 1979 में। ठीक है, ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन था। इन्होंने रिकमेंड किया रिजर्वेशन टू OBC, जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 27% क्या देनी चाहिए, रिजर्वेशन देनी चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, इनके टाइम पे गवर्नमेंट कौन थे, VP सिंह थे। समझिए, इनके टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, VP सिंह की थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है थर्ड केस, इंदिरा स्वानी केस। इंदिरा स्वानी केस, ठीक है, ये तो कमीशन बैठे थे, तो इसके बाद एक केस होता है इंदिरा स्वानी केस। ठीक है, तो इंदिरा स्वानी पब्लिक लिटिगेशन फाइल करते हैं। ठीक है, बाय एडवोकेट इंदिरा स्वानी। ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन एक फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा रिजर्वेशन ऑन सोशल बेसिस नॉट इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, तो जो इनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, रिजर्वेशन सिर्फ सोशल बेसिस पे मिल सकती है, इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं मिल सकती। पैसे के बेस पे नहीं मिलेगी रिजर्वेशन, सिर्फ सोशल बेस पे मिलेगी SC ST को। ठीक है, समझ गए जी? तो ये इंदिरा स्वामी केस के अंदर बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, नो रिजर्वेशन इज़ प्रमोशन, और रिजर्वेशन नहीं लेगी प्रमोशन में। ठीक है, जैसे आपको एक बार नौकरी मिली, कांस्टेबल की आपको नौकरी मिल गई, अगर आपको अब ना जो डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे सब इंस्पेक्टर बनना है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको एक बार नौकरी मिल गई तो आपकी डिपार्टमेंटल जो अंदर के एग्जाम है उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रमोशन एग्जाम के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ये इंदिरा स्वामी केस में बताया था। ठीक है, और जो 27% रिजर्वेशन ऑफ OBC है इसको मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, और कहा था 50% कैप रखना है। ठीक है, 50% जो सीट्स हैं इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। 50% जी जनरल को चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, समझ गए? ठीक है, और क्रीमी लेयर भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई थी OBC में। OBC में क्या 2 लेयर्स बनाए थे, एक क्रीमी लेयर, एक सिंपल। ठीक है, क्रीमी लेयर थी। ठीक है, क्रीमी लेयर को क्या मिलेगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। क्रीमी लेयर वो है जो OBC हैं और इनकी सोशली जो क्या है थोड़े फॉरवर्ड हैं। ठीक है, उनको क्रीमी लेयर बोलते हैं और उनको भी क्या रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें बताई थी इंदिरा स्वामी केस के अंदर, जो 1992 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत को अबॉलिश करने के लिए था आर्टिकल 17 भी, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 18 किसके लिए? अबॉलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे महाराजा दी राजा। ठीक है, ऐसे कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता। स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड टाइटल, स्टेट टाइटल नहीं दे सकता, महाराजा राजा कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। पर इसमें भी एक एक्सेप्टेशन है। ठीक है, क्या एक्सेप्टेशन है इसमें? इन केस ऑफ एजुकेशन, जैसे एजुकेशन मिलिट्री एंड एक्सीलेंस। ठीक है, एजुकेशन जैसे एजुकेशन कोई पढ़ा और उसको डॉक्टर ले लिया उसने। ठीक है, पढ़ के क्या लिया, डॉक्टर ले लिया, तो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के सामने। इंजीनियर भी लगा सकता है, कोई इंजीनियर है अगर। ठीक है, ऐसे करके आप एजुकेशनल लगा सकते हैं, पर महाराजा दविराज जो स्टेट कोई इनको टाइटल नहीं दे सकता। ठीक है, मिलिट्री टाइटल भी लगा सकते हैं और एक्सीलेंस के लिए भी कोई टाइटल लगा सकते हैं, पर इसके अलावा कोई टाइटल और नहीं लगा सकता। समझ गए ये चीज़? चलो ठीक है, ये हमने 18 तक पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 19 नंबर आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ते हैं। ठीक है, 19 से 22 ये किसके लिए है? राइट टू फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं अंडर रीजनेबल कंडीशन रिस्ट्रिक्शन। ये हम पढ़ते हैं कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देखो अंडर जो 19 आर्टिकल है, हमने इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने हैं 19A B C D E G। जो F आर्टिकल है ये रिमूव हो गया था, हमने अभी पढ़ा ना, रिमूव हो गया था भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जो 19A है वो किसके लिए बताया? स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी, हम अपनी स्पीच हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है,
पर किसी को डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ही बोल सकते हैं पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे ही नहीं है कुछ भी गाली दी जा रही है, ठीक है। वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ये इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगला है ए से बी 19 क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है, 19(1) क्लॉज बी में लिखा हुआ है असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है। बिना, हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पर हमारे पास गन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट आर्म्स। और पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ऐसे नहीं है सड़क पे बैठ के सारे और सड़क को क्या करती है, जाम करती है, ठीक है। ऐसे पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है। अगला है 19 क्लॉज 1C, उसमें क्या है, यूनियन बना सकते हैं हम अपनी, क्या बना सकते हैं, यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन और एसोसिएशन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, ऐसे नहीं है भी आप खालिस्तानी बना रहे हो, अपना ये अलग स्टेट ही बना दी, ठीक है। ऐसे करके नहीं बनाना भी जो सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है, समझ गए। जो ये 19 क्लॉज ए है, ये कब एडेड हुआ था, एड थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है। अगला जो है, हम कहीं भी जा सकते हैं, मूव फ्रीली, इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन टेरिटरी में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, समझ गए। पर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ उस एरिया में नहीं जा सकते, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी होते हैं, जैसे मिलिट्री एरिया हो गया, मिलिट्री एरिया में नहीं आप जा सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते ये तो मेरा राइट टू फ्रीडम है, मैं मिलिट्री एरिया में जाकर टैंक्स वगैरह देखूंगा, ठीक है। ये ऐसे करके कुछ एरिया में रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। अगला है ई से, आर्टिकल ई है, रिसाइड एनीवेयर, कहीं भी हम रह सकते हैं, ठीक है। एनीवेयर रिसाइड, बट ट्राइबल एरियाज में नहीं रह सकते। और जो हिमाचल प्रदेश है उसमें भी नहीं रह सकते, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है। बाकी हम कहीं भी रह सकते हैं, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्राइबल एरिया के, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड प्रोफेशन, हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ड्रग्स, ऐसे नहीं है ड्रग बेचने लग गए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने लग गए, ठीक है। ऑक्यूपेशन में भी क्या है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब ये से ABCDE, इसको कैसे याद करते हैं, इसको समरो से याद करते हैं। एस से क्या, स्पीच हो गया, ए से असेंबल हो गया, ए से एसोसिएशन हो गया, ठीक है। एम से क्या, मूव फ्रीली, आर से क्या हो गया, रिसाइड एनीवेयर, ओ से ऑक्यूपेशन। ऐसे करके इसको याद कर लेते हैं, समझ गए यहाँ तक। अब जो 99 नंबर आर्टिकल है, इसमें ना 2 छोटे आर्टिकल छुपे हुए हैं, कौन कौन से, राइट टू इंटरनेट, भी इसके अंदर आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आता है, जो हम RTI डालते हैं ना, RTI, वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। RTI, और आपको ये पता होना चाहिए RTI कब आया था, राज नारायण केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जब केस हुआ था ना, उसके अंदर RTI उसके अंदर मिला था हमको RTI का राइट, ठीक है, 19 नंबर आर्टिकल में, समझ गए यहाँ तक। और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं समझ गए, इससे कौन सा आर्टिकल जुड़ा था, इससे जुड़ा था आर्टिकल नंबर C, समझ गए। ये थे 19 नंबर के आर्टिकल A, B, C, D, ये आपको सारे याद करने। राइट टू इंटरनेट भी हमारा हक है, ठीक है, हमको इंटरनेट चाहिए, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी 19 नंबर आर्टिकल के अंदर ही आता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं 19 क्लॉज 2। 19 क्लॉज 2 के अंदर क्या है, 19 क्लॉज 1 था, ये क्लॉज 2 के अंदर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन, ठीक है। हम कुछ रिस्ट्रिक्शन, जो सरकार है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि इन पर पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए और मोरालिटी को बचाने के लिए, ठीक है। ऐसे राइट टू फ्रीडम तो हम कहीं भी जा सकते हैं, पर क्या कर सकती है सरकार, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, 90 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके कोई खालिस्तानी बना रहा है, अपना अलग देश बना रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकार, समझ गए जी। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। किसी ने ऐसे कोई ऑफेंस कर दिया तो उसके रिगार्डिंग ही प्रोटेक्शन दी हुई है सरकार ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले है 20 क्लॉज ए। 20 क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है, 20 क्लॉज ए में लिखा हुआ है हमारे पास, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब भी अगर किसी ने आज क्या किया, क्राइम किया, ठीक है, जिसकी ऐसा समझते हैं किसी ने आज क्राइम किया, जिसकी क्या है, जिसकी सज़ा 3 साल जेल है, 3 साल की जेल है, ठीक है। पर अभी क्या किया, सरकार ने क्या नया लॉ पास कर दिया, इसी क्राइम के लिए अब 5 साल जेल होगी, 5 साल जेल होगी, ठीक है, अब इसी क्राइम के लिए। तो ऐसे कर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कितने साल की सज़ा सुनाई है, 3 साल की सज़ा सुनाई है। अब ऐसे नहीं है अभी सरकार आई उसने 5 साल सज़ा कर दी तो इसको 5 साल की सज़ा मिलेगी, नहीं। जो पहले सज़ा थी ना, जिस टाइम इन्होंने क्राइम किया था उस टाइम जो सज़ा थी वही सज़ा मिलेगी, नो एक्स फैक्टो लॉ, ठीक है। पूरा नया लॉ इस पर नहीं लगा सकते, समझ गए जी। ये था नो एक्स फैक्टो लॉ का मतलब, ठीक है। इसके बाद नो डबल जियोपार्डी,
एक क्राइम के लिए 2 सज़ाएँ नहीं मिल सकती, एक क्राइम के लिए 2 सज़ाएँ नहीं मिल सकती, ठीक है, नो डबल जियोपैडी, ठीक है। ऐसे हाई कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी, फिर हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी, फिर क्या किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी, ऐसे करके 2 बार सज़ा मिल गई। 2 बार सज़ा नहीं दे सकते, एक ही सज़ा मिलेगी इसको, चाहे हाई कोर्ट वाली चाहे सुप्रीम कोर्ट वाली, ठीक है। 2 डबल जियोपैडी अलाउड नहीं है हमारे किसमें, प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये अब एक्स फैक्टर जो लॉ है ना, ये क्रिमिनल लॉ पे नहीं लगा सकते, पर सिविल लॉ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सिविल लॉ पे लगा सकते हैं एक्स फैक्टर जो है हमारा लॉ, समझ गए यहाँ तक, एक्स फैक्टर लॉ। अगला है नो सेल्फ इंक्रिमेशन, ठीक है। किसी को सज़ा सुनानी है तो अपना गवाह खुद नहीं बन सकता, ठीक है, अपना गवाह खुद नहीं बन सकता। जैसे क्या किया सरकार, पुलिस स्टेशन गया एक बंदा, पुलिस स्टेशन में उसको मारा बहुत ज़्यादा और कहा जज के सामने ये बोल देना भी मैंने ये गुनाह किया है, ठीक है। पर इसको जज नहीं मानेगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 20 के अंदर लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमेशन, कोई अपना आप का गवाह नहीं बन सकता, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई अपने आप का गवाह नहीं बन सकता। ये था आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल किसके अंदर है, 21 के अंदर है, ठीक है। नो वन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं है किसी की हम जान ले सकते हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ हमारा पर्सनल क्या है, हमारा एक राइट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम, ये सबसे फॉरमोस्ट राइट है, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम लाइफ के अंदर बहुत सारे राइट आते हैं, क्या क्या राइट आते हैं, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्लीप, हम सोने का भी हमारे पास हक है, ऐसे नहीं है कोई बाहर गाने बजा रहा है ऊँची ऊँची आवाज़ में तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ये सारे आर्टिकल के अंदर आते हैं, हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, कोई हमारी फ़ोटो खींच के ऐसे इंटरनेट पर नहीं डाल सकता, ठीक है, ये सारे आते हैं इनके अंदर, समझ गए, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, फेमस केसेस देखते हैं, कुछ फेमस जो केसेस हैं। सबसे पहला केस है गोपालन केस। गोपालन केस क्या है, गोपालन केस हुआ था किसके रिगार्डिंग हुआ था, गोपालन केस किसके रिगार्डिंग हुआ था, ये हुआ था यहाँ पे नैरो सेंटेंस लिया था किसने, राइट टू लाइफ को लेके, किसने, सरकार ने, गोपालन केस के अंदर। इसके बाद मेनका गांधी केस हुआ था, मेनका गांधी केस भी किसके रिलेटेड है, राइट टू लाइफ के रिलेटेड है, ठीक है। इसमें इन्होंने वाइडन स्टैंड लिया था, सुप्रीम को ओवरटर्न गोपालन केस, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड फंडामेंटल राइट नहीं है, पर यहाँ पे मेनका गांधी केस में क्या कहते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, समझ गए, ठीक है। ये कह रहे थे अभी अगर किसी ने फ़ौरन जाना है तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे पास, पर मेनका गांधी केस में इन्होंने अपना फैसला ओवरटर्न करके कहते हैं राइट टू लाइफ क्या है हमारा, राइट टू ट्रैवल क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद एक और केस है, वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी इससे रिलेटेड है आर्टिकल 21 से, वो है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड है, समझ गए यहाँ तक। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद एक आर्टिकल जुड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आई थी, जिससे एक आर्टिकल जुड़ता है आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A जुड़ता है, जो क्या है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये भी हमारा एक राइट है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों तक फ्री एजुकेशन देनी है, ये हमारा एक राइट है, ठीक है। ये भी हमारा एक राइट है, 6 से लेकर 14 साल बच्चों तक क्या देना है, फ्री एजुकेशन देनी है। आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ये आर्टिकल जोड़ा था, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ठीक है। फाइनेंशियल बैरियर को हटाना है, ठीक है, फ्री एजुकेशन देनी है सबको, समझिए। ये आर्टिकल 21A के अंदर है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। इसमें DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी चेंज हुई है। DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हैं, ये हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अगर कोई हमको अरेस्ट करके ले जाए ना, तो भी हमारे पास क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं जब हमको कोई अरेस्ट करके ले जाए, ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 22 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 22A के अंदर क्या है, सूचित किया जाएगा क्यों अरेस्ट किया, ठीक है। आर्टिकल 22A के अंदर क्या है, ये बताना पड़ेगा उनको भी अरेस्ट क्यों किया, ठीक है। अरेस्ट क्यों किया ये बताना पड़ेगा किसको, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है,
24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट्स के सामने, जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको कोई कैद करके ले गया, ठीक है, आपको उठा के ले गया, ठीक है, मंडे को, तो ट्यूसडे को उसको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, मजिस्ट्रेट को शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो ज़्यादातर पुलिस वाले उठाते हैं वो कब उठाते हैं, फ्राइडे को उठाते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मंडे 2 दिन वो जेल में रहता है, फिर ऐसे मंडे को क्या करती है, उसकी पेशी होती है जज के सामने, समझ गए। अगला है लीगल वकील मिलेगा, ठीक है। 22C में क्या लिखा हुआ है, वकील मिलेगा आपको, वकील, ठीक है। अपना वकील भी ले सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक सरकारी वकील मिलेगा, जो 22C के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 22 में समझिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ये बताया जाएगा आपको अरेस्ट क्यों किया, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 22B में, और 22C के अंदर क्या है, एक वकील मिलेगा आपको, ठीक है। आप अपना भी ले सकते हैं, आप सरकार का लेना है सरकार का भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या है, आर्टिकल 22 मे बी रिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग एमरजेंसी, अगर आप एमरजेंसी लगी हो, नेशनल एमरजेंसी सच एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी लगी ना, तो हमारा आर्टिकल 22 हमारा रद्द हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिना बताए भी उठा के ले जा सकती है सरकार ने, पुलिस, और आपको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तक भी रख सकते हैं, क्योंकि अब नेशनल एमरजेंसी लग रही है, सुप्रीम कोर्ट तो बंद है, तो किसके सामने पेश करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 22 जब नेशनल एमरजेंसी है तो ये आप हमारे साथ छिन जाता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब अगले आर्टिकल है आर्टिकल 23 से लेकर 24, ये है अंगेज एक्सप्लोटेशन के अंगेज है आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। आर्टिकल 22 थर्ड के अंदर क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर प्रोहिबिट है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब किसी इंसान लेन देन, ये प्रोहिबिट है, किसी बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते, ये दोनों चीज़ें हमारे आर्टिकल 23 के अंदर क्या की हुई है, प्रोहिबिट की हुई है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम किसी को इंसान को खरीद नहीं सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और फोर्स लेबर क्या है, प्रोहिबिट है, ठीक है। आर्टिकल 24 किसके अंदर है, चाइल्ड लेबर क्या है, प्रोहिबिट है, चाइल्ड लेबर क्या है, मना की हुई चाइल्ड लेबर, ठीक है। पर इसमें भी एक कैच है, क्या, 14 साल से नीचे वाले बच्चे जो हैं, बिलो 14 ईयर, उनके चाइल्ड लेबर क्या है, बैन है। पर जो 14 साल के नीचे वाले हैं, कैन नॉट बी एम्प्लॉय इन हजार्डियस प्लेसेस और डेंजरस प्लेसेस में इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। पर जो बिना हजार्डियस प्लेसेस हैं उनमें 14 साल के नीचे वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। पर उसमें कैन वर्क इन सेफ प्लेस बट इन नॉन स्कूल आवर्स, स्कूल टाइम उनका ख़राब नहीं होना चाहिए, बिना स्कूल टाइम के, बिना वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। 14 साल के नीचे वाले बच्चे भी, पर उनके स्कूल आवर्स में नहीं वो काम कर सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 24 के अंदर चाइल्ड लेबर, बिलो 14 भी हम काम कर सकते हैं, पर हजारियस और डेंजरस प्लेस में नहीं करना, और स्कूल टाइम पे नहीं करना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इन्होंने कहा बंधुआ मजदूरी 23 आर्टिकल में क्या है, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, पर इसमें भी क्या है, कैच है, क्या कैच है, अंडर दिस आर्टिकल स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपल्सरी सर्विसेज, ठीक है। स्टेट फोर्स कर सकती है, कब फोर्स कर सकती है, ड्यूरिंग वॉर आवर्स, जैसे लड़ाई लग गई तो सरकार हमको ज़बरदस्ती कह सकती है भी आप आर्मी में हिस्सा लो, क्योंकि हमारे आर्मी के बंदे क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो आपको ज़बरदस्ती आर्मी में भेज सकती है सरकार, ठीक है। ये एक इसमें कैच है, ठीक है। सरकार हमको ज़बरदस्ती आर्मी में भेज सकती है जब नेशनल वॉर चल रही है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल वॉर चल रही है, तो हमारे आर्मी के लोग कम हो गए, तो हम सरकार हमको ज़बरदस्ती किस में शामिल कर सकती है, सोल्जर में शामिल कर सकती है, किस सोल्जर में, आर्मी सोल्जर बना सकती है, और हमको भेज सकते हैं दुश्मनों को मारने के लिए, ठीक है। समझ गए जी। चलो इसके बाद आर्टिकल 25 to 28 ये है फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। सबसे पहले पता है आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, ठीक है। और आर्टिकल 26 में क्या है, कलेक्टिव राइट ऑफ रिलीजन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 25 में क्या है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 26 में ये है कलेक्टिव राइट ऑफ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर। हाँ, जो हमारे रिलीजियस अफेयर है ना, उसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 26 में है। अब कैसे मैनेज कर सकते हैं वो देखते हो, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 26 1 2 3 4 में। जो आर्टिकल 26 क्लॉज 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, 26 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, हम जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, जो रिलीजन के बेस पे बनाए हुए हैं, उनको मेंटेनेंस कर सकते हैं 26 क्लॉज 1 में, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। समझ गए यहाँ तक। अगला
26 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, मैनेज रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है अपने। और आर्टिकल 26 क्लॉज 3 में क्या लिखा है, ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि मंदिर बना सकते हैं, ये भी हमारा राइट है, ठीक है। क्या बना सकते हैं, मंदिर वगैरह बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं रीजन पे, पर लॉ नहीं उससे ख़राब होना चाहिए, ठीक है। ये सारे किसी में लिखे हैं आर्टिकल 26 क्लॉज 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, बस आपको ये बताना है कलेक्टिव राइट और मैनेजमेंट कहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 26 में क्या लिखा है, कैसे हम रीजन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आर्टिकल 27, इसमें क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्स, ये आर्टिकल 27 में, ठीक है। धर्म के नाम पे टैक्स, धर्म के नाम पे टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 27 में लिखा हुआ भी, धर्म के नाम पे टैक्स नहीं वसूल कर सकते, ठीक है। अगला है आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। धार्मिक इंस्टीट्यूशन ये इसमें लिखा नहीं होना, धार्मिक इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे हम, एक मिनट में बताता हूँ धार्मिक इंस्टीट्यूशन क्या है, चलो ये देख लो धार्मिक इंस्टीट्यूशन क्या है। जैसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन किसी ने ना खोल लिया, ठीक है, जैसे अल्लाह मलाई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अल्लाह मलाई यूनिवर्सिटी है, या जामिया यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो ये क्या बनी है, उनके पैसों से बनी है ना, अपने पैसे लगाए उन्होंने, जो मुसलमान थे उन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी बनाई, तो इनके अफेयर है ना जो, ये खुद ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और इनको क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी के जो अंदर बच्चे हैं भी, आपको रोज़ नमाज़ पढ़नी है, ये सब ये खुद कह सकते हैं, ठीक है। और आपको कैप पहन के आनी है, ठीक है, ये सब कह सकते हैं, ये सब अलाउड है कहाँ पे, धार्मिक इंस्टीट्यूशन में। पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो सरकार ने एड किए हुए हैं, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, ठीक है, सरकारी स्कूल हो गए, जैसे जैसे सरकारी स्कूल हो गए, उसमें आप ज़बरदस्ती नहीं कह सकते भी आपको कैप पहन के आनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सबको कैप पहन के आनी पड़ेगी, कैप पहन के आनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्कूल में ये आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ठीक है। और अगर आपका प्राइवेट स्कूल भी है और आपने सरकार से क्या ली हुई है, थोड़ी एड ली हुई है, उसमें भी आप ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं कर सकते। ये ज़बरदस्ती चीज़ कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपने खुद इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है, आपने खुद इंस्टीट्यूट बनाया है खुद के पैसों से और चैरिटेबल फंड से, ठीक है, तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन की करने की आपके पास पूरी पावर है। ये आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल। समझ गए ये चीज़, चलो ये था आर्टिकल 28। बस आपको इतना इतना याद करना है, इसमें अगर ज़्यादा डीप में चले गए ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, वो बस आपको आर्टिकल पूछेंगे और आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर दोगे। फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद आर्टिकल 29 से 30, ये किसके बेस पे, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट और कल्चर कहाँ पे है, आर्टिकल 29 से 30 तक, ठीक है। जो आर्टिकल 29 है वो क्या है, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। ये हमारे पास राइट है भी, अपनी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, एवरी सिटीजन उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आर्टिकल 29 के अंदर लिखा हुआ है। और आर्टिकल 30 के अंदर क्या लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अभी मैंने बताया था ना, उसी का ये एक आर्टिकल ही बना दिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोई भी आप अपना रिलीजन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ बना सकते हैं, माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी, सिख मुस्लिम क्रिश्चियन क्या है, माइनॉरिटीज़ रिलीजन है, ठीक है। बाकी हिंदू मिनोरिटी रिलीजन नहीं है। जो मिनोरिटी है ना, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनोरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मिनोरिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। पर ये हमको पता है, सिख मुस्लिम जो क्रिश्चियन है ये क्या है, मिनोरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज और सन इन नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। जो ये इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए रिलीजियस के लिए, ये अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्या दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन दे सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 30 में अपनी मदर लैंग्वेज में क्या दे सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में नहीं लिखा। आर्टिकल 30 में तो ये भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस लॉ, ये आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। और एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड को, उसकी नेटिव लैंग्वेज जैसे होगी बंगाली तमिल, ठीक है, उस अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, किसी को भी एजुकेशन दे सकते हैं। और वो ये नहीं कह सकता भी मुझे तमिल में एजुकेशन क्यों मिल रही है, मुझे हिंदी में क्यों नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि ये उसका राइट है, राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। समझ गए ये चीज़, कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज और चाइल्ड इन नेटिव लैंग्वेज, समझ गए। ये था आर्टिकल 30।
अब 31 जो आर्टिकल है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर दिया था ना राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट से। उसके बाद ये हमारा लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। किसने बोला? ये BR अम्बेडकर जी ने बोला था। आर्टिकल 32 के हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 226 कैन अप्रोच हाई कोर्ट व्हेन राइट्स आर वायलेटेड। हम ना अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो हम सीधा हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं किस आर्टिकल के अंदर 226 के अंदर, और हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही सकते हैं। अगर हमारा कोई भी आर्टिकल क्या हो रहा है ना वॉलेट हो रहा है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ऐसे नहीं है पहले हाई कोर्ट जाएंगे, फिर पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हमारा कोई भी राइट क्या हो रहा है वॉलेट हो रहा है, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और अगर हम सीधा हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। वो कि कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 226 के अंदर लिखा हुआ है। ये आप थोड़ा याद कर लेना। बाकी जब हम हाई कोर्ट वाला चैप्टर करेंगे उसमें इसको देख लेंगे दोबारा। ठीक है। जो आर्टिकल 32 है इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें लिखी हुई है रिट्स दी हुई हैं, रिट्स दी हुई हैं आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है। आर्टिकल 32 के अंदर के रिट्स दी हुई हैं, रिट्स एंड वर्सेस जुडिक्शन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू रिट बट हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू इट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करने के लिए मना नहीं कर सकता, पर हाई कोर्ट मना कर सकता है रिट इशू करने के लिए। ठीक है। ये हम देखते हैं ये क्या है, क्या मना कर सकता है, क्या नहीं मना कर सकता। चलो पहले हम रिट्स ही देख लेते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स लिखी हुई है। ये हमारे पास ऐसे 5 तरह की रिट्स हैं। ठीक है। ये 5 रिट्स हैं। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये केस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 32 के अंदर लिखी हुई हैं। देखो सबसे पहली जो रिट है हमारी वो है हैबेस कॉर्पस। सर जो सुप्रीम कोर्ट है वो हैबेस कॉर्पस रिट इशू कर सकती है। ठीक है। हैबेस कॉर्पस में एक तरह का ऑर्डर दे सकती है। हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है ये आपको याद करना है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। ये होता है हैबेस कॉर्पस का मतलब। इसका मतलब क्या है? किसी को भी हम बिना पूछे जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है। किसी को भी बिना पूछे हम जेल में नहीं डाल सकते। ये होता है हैबेस कॉर्पस का मतलब। प्रोसीड डिनाइटेड पर्सन फॉर बोथ पब्लिक एंड अथॉरिटीज प्राइवेट एंड इंडिविजुअल। मतलब अगर हमको किसी को भी गवाह की तरह किसी को भी जेल में डालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये हैबेस कॉर्पस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। हैबेस कॉर्पस के अंदर चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, दोनों पे ये लागू है। ठीक है। किसी को भी अगर हमको पनिशमेंट देनी है, कुछ भी करना है ना, तो पहले उसको कोर्ट के सामने शामिल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हैबेस कॉर्पस रिट इशू कर देगी सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद जो है वो है मैंडेमस। अगली जो रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस के रिट क्या है? वही कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या है? वही कमांड। ठीक है। डायरेक्टेड टू पब्लिक के लिए। ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल कॉर्पोरेट लोअर कोर्ट व्हेन फेल टू परफॉर्म। ठीक है। जैसे कोई लोअर कोर्ट है ना अपना जो ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। कोई पब्लिक ऑफिस भी अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। तो फिर हाई सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकती है? मैंडेमस इशू कर सकती है। भी आपसे ये जो लोअर कोर्ट है ना, लोअर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकती हैं। ठीक है। और जो आपका लोअर कोर्ट है ना, आप क्या कर रहे हो, आपसे ये केस अच्छे से संभल नहीं रहा तो ये इस केस अब हमको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकती है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कर सकती है, बीजे के हिसाब से संभल नहीं रहा, मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मैंडेमस का मतलब होता है वही कमांड, आपको कमांड करते हैं बीजे के हिसाब से नहीं संभल रहा, हमको ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। अगला है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो के अंदर क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टिगेट लीगली ऑफ क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफेंस। ठीक है। इसका मतलब ये है भी अगर आपने किसी को जेल में डाला तो आपके पास अथॉरिटी थी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक चालान हो गया। ठीक है। आपका एक चालान हो गया, आप बाइक पे जा रहे थे, आपका चालान हो गया। आपका चालान किसने कर दिया? कांस्टेबल के पास। कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल खड़ा था, कांस्टेबल पुलिसमैन, उसने आपका चालान कर दिया कि आपने रेड क्रॉस करी। पर इसके बाद अथॉरिटी है चालान करने की? नहीं है इसके बाद अथॉरिटी। ठीक है। तो ये होता है तब क्या करती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यू वारंट रिट इशू कर देती है बाय बर्थ अथॉरिटी। इसका मतलब होता है ये आपके अथॉरिटी तो है नहीं, आप कैसे ये चालान इशू कर रहे हो। चालान इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? जिसके पास 1 स्टार लगा होता है। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलो इसके बाद है जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिट है वो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिट। ठीक है। टू फॉरबिट इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है जब वो अपनी जुरिडिक्शन से ज़्यादा काम करता है। ठीक है। जैसे एक केस है, जैसे कई केस होते हैं, हम हाई कोर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। एक जैसे केस होता है
रिवर डिस्प्यूट का केस होता है, रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। एक रिवर है, उसके पीछे डिस्प्यूट हो रहा है दो स्टेट्स के अंदर, तो उसको लोअर कोर्ट क्या कर संभाल नहीं सकती। ऐसे नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रोविजन से बाहर है, ठीक है। रिवर, अगर रिवर के पीछे लड़ाई है ना दो स्टेट के अंदर, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलह होगी, ऐसे हाई कोर्ट में भी नहीं होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं होगी। तो अगर वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट ले रहे हैं वो केस को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोहिबिशन क्या कर देगी, रिट इशू कर देगी टू फॉरबिट, ठीक है, टू फॉरबिट। ये भी आपकी अथॉरिटी के अंदर नहीं है, ये केस हमको ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी रिट है वो है क्रेशियर, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड होता है। इसका मतलब ये मतलब भी आपको सारे पता नहीं, टू फॉरबिट, ठीक है, ये सारे मतलब आपको पता होना चाहिए। इशू ड्यू टू एक्सेस लैक ऑफ जुडिक्शन और लीगल एरर, ठीक है। लीगल एरर आ गए लोअर कोर्ट के अंदर, सिर्फ जुडिशरी का होता है, ठीक है, जुडिशरी के लिए। तो ये कौन सा रिट इशू कर देंगे, क्राइटेर, समझ गए। मतलब जो जुडिक्शन उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एरर है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देती है, क्रिस्टल रिट इशू कर देती है, भाई ये हम आपको ये जो केस है हमको ट्रांसफ़र कर दो। समझ गए, सारे समझ गए। हैबेस कॉर्पस तो आप समझ गए ना, टू हैव द बॉडी, भी बॉडी को पेश करो, बॉडी कहाँ है, भी बॉडी को पेश करो जिसको आपने जेल में डाला है बिना, ये होता है हैबेस कॉर्पस का मतलब। समझ गए। अब जो पीछे था वो देखो, 2026 आर्टिकल 226 के अंदर क्या है, हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट, ठीक है, हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट, ठीक है। तो आर्टिकल 226 के अंदर लिखा हुआ है। 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रिट इशू करने के लिए, पर हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है, भी मैं रिट इशू नहीं करूँगा, ठीक है, समझ गए। हाई कोर्ट रिट जुडिक्शन इज़ वाइडर, जो हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट की रिट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, कैन इशू रिट फंडामेंटल राइट्स ओनली, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट। पर जो हाई कोर्ट है, कैन इशू रिट बोथ फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट, दोनों राइट्स के लिए, फंडामेंटल भी और लीगल राइट्स के लिए भी, दोनों के लिए ये हाई कोर्ट इशू कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लीगल राइट्स के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बाद हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट इशू करने में। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट दोनों पे कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट्स में नहीं कर सकता है। समझ गए। जैसे हमारा आर्टिकल 32, अब दो आर्टिकल और रह गए, वो लिखे नहीं हुए, वो आप लिख लेना, ठीक है। आर्टिकल 33, ठीक है। आर्टिकल नंबर 33 क्या है, चलो इसको मैं ना वहाँ पे लिख देता हूँ परमानेंट मार्कर से, ताकि आपके स्लाइड्स में भी ऐड ऑन हो जाए, ठीक है। चलो आर्टिकल नंबर 32, एक मिनट, चलो आर्टिकल नंबर है 32, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मड फोर्स, जैसे आर्मी पर्सनल्स के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज़ पावर, आर्मी पर्सनल के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स को कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। किसके पास पावर है, ये सुप्रीम पार्लियामेंट का पावर है कि जो आर्मी पर्सन है उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं है जैसे कोई आर्मी पर्सन, जैसे किसी आर्मी पर्सन का क्या हुआ, उन्होंने अपनी वो बना ली, यूनियन बना ली, भी आज से हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसे करके तो आर्मी के वो स्ट्राइक पे चले गए, तो फिर आर्मी स्ट्राइक पे चले गए तो देश को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। इसलिए जो आर्मी पर्सन है उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। समझ गए ये चीज़, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स किनके, आर्मी पर्सनस के। समझ गए ये चीज़। चलो अब जो अगला आर्टिकल है वो है 33, ठीक है। आर्टिकल 33 नहीं 34, ये 33 था, 32 तो बोलता ना 34। आर्टिकल नंबर 34 क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं कब, मार्शल लॉ लगाओ मार्शल लॉ लगाओ, ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ मैं बताता हूँ एक बार, मार्शल लॉ लगाओ तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मार्शल लॉ कब किस में लगते हैं, फोर्स में लगते हैं, ठीक है, आर्मी में लगता है मार्शल लॉ। उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ओनली इन पर्टिकुलर एरिया मार्शल लॉ लगा था, जैसे नागालैंड में क्या लगा हुआ, एक एग्जांपल बताता हूँ, देखिए आपको, नागालैंड में मार्शल लॉ लगा हुआ था क्योंकि नागालैंड में बहुत
नक्सलवार है, ठीक है। तो नेशनल लाइन में मार्शल लॉ लगा होता, तो उस टाइम ना जो एक आर्मी पर्सन था ना, आर्मी पर्सन, उसने क्या किया था, 4 बंदों को गोली मार के हत्या कर दी थी। उनको क्या लगा ये टेररिस्ट है, पर वो इंडिया के बंदे थे। वो 4 बंदों को गोली मार के हत्या कर दी थी। तो ये तो फंडामेंटल राइट का उनका वॉयलेशन हो गया ना, जो 4 बंदों को हत्या कर दी। पर यहाँ पे क्या हो गया, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे क्या लगा था, मार्शल लॉ लगा होता। मार्शल लॉ के अंदर यही होता है भी, आर्मी पर्सन के पास ये अथॉरिटी होती है, वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, ठीक है। पर इसमें भी क्या होते हैं, कुछ कैचेस होते हैं, वो हमको नहीं पढ़ने, बस आपको ये याद करना है। जो जब मार्शल लॉ लगा तो वो आर्टिकल कौन से भी लिखा है, 34 के अंदर लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, पर्सनस के, ठीक है। मार्शल लॉ समझ गए। इसके बाद आर्टिकल 35, ये लास्ट आर्टिकल है, जो हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है, पावर टू मेक लॉ। इसमें क्या है, अगर हमको फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है ना, फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है, तो इसकी पावर किसके पास है, सिर्फ ओनली पार्लियामेंट के पास है। इसको स्टेट नहीं कर सकती, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड, ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कौन अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं कर सकती, जो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 35 के अंदर लिखा हुआ है। समझ गए जी, ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे हमारे सारे आर्टिकल 35 के 35। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है। देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे, जैसे आर्टिकल नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29, 30, ये आपको आर्टिकल नंबर याद करने हैं। जो ये वाले आर्टिकल है ना, ये सिर्फ ओनली सिटीजन्स के पास है, ओनली इंडियन सिटीजन के पास है, फॉरेनर के पास ये आर्टिकल नहीं है। फॉरेन के जो लोग हैं ना, उनके पास ये आर्टिकल नहीं है। बाकी सारे आर्टिकल हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास। 15, 16, 19, 20, 29, 30, ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फॉरेनर के पास नहीं है, ये इंडियंस के पास हैं, फॉरेनर के पास नहीं है, ठीक है। 15, 16, 19, 20, 29, 30, समझ गए ये चीज़, ये फॉरेनर के पास नहीं है। बाकी सारे 14, 17, 18, बाकी सारे जो है वो फॉरेनर्स के पास हैं। ये आपको याद करने हैं, 15, 16, 19, 20, 29, 30, ठीक है। समझ गए यहाँ तक सारे आर्टिकल्स, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है, चलो वो भी देख लेते हैं। आप देखो, ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब इसको ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखो ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, ठीक है। ट्रिक्स है, सबसे पहले लॉ था, एल से लॉ, फिर उसके बाद था डी से हमारा आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, ओ से क्या था, डाउट से याद कर लेंगे, ओ से क्या था, अपॉर्चुनिटी, यू से क्या था, अनटचेबिलिटी, टी से क्या था, टाइटल अबॉलिश, फिर हमने समरो याद किया था, समरो, ठीक है। समरो से वो सारा याद किया था ना हमने, समरो से 19 नंबर आर्टिकल के सारे वो याद किए थे। फिर उसके बाद सी है, ठीक है, सी से कन्वेंशन डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद एल है, लाइफ है, राइट टू लाइफ है। फिर उसके बाद एजुकेशन भी इसके अंदर ही था, हमने पढ़ा था। और इसके बाद क्या था, ए डिटेक्शन था, उसके बाद था एल, ठीक है। अब इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखो लॉ डाउट में है, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। लॉ डाउट में है, बी समरो क्लियर, समरो CLEAL, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। बाकी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। लॉ डाउट में है, समरो CLEAL, ठीक है। लॉ डाउट में है, समरो CLEAL, समझ गए। डी से क्या हो गया, डी से आर्टिकल 15 हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। ओ से क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। यू से क्या हो गया, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। टी से क्या हो गया, टाइटल, और समरो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और सी से क्या हो गया, आर्टिकल 20 कन्वेंशन। एल से क्या हो गया, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। और ई से क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन, 21 ए से क्या हो गया, आर्टिकल 22 डिटेक्शन। एल से क्या हो गया, चाइल्ड लेबर, जो 23 और 24 के अंदर है। बाकी आर्टिकल तो आपको इजीली याद हो गए होंगे, ठीक है। एल से क्या हो गया, आर्टिकल 14 लॉ, समझिए। ये थी ट्रिक सारे आर्टिकल्स को याद करने की, फंडामेंटल राइट्स को। चलो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको एग्जाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू।